लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने एल्केन की प्रॉपर्टीज की बात करी थी। कुल मिला के वहां पर 6 रिएक्शन हो चुकी है। नंबर 6 रिएक्शन थी, उसका नाम था आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन के अंदर हम किसी अनब्रांच मॉलिक्यूल से ब्रांच मॉलिक्यूल को बनाते हैं। ठीक। सेवंथ जो रिएक्शन है, सेवंथ रिएक्शन के बाद एल्केन खत्म हो जाएगा। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, कुछ बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करेंगे। नंबर 7 प्रॉपर्टीज, जो कि लास्ट प्रॉपर्टीज है, उसको आप लिखिए। इसका नाम है क्रैकिंग। क्रैकिंग, इसी का एक और नाम होता है पायरोलाइसिस। बात ना करें। पायरोलाइसिस के अंदर जो हायर हाइड्रोकार्बन होते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग के थ्रू उसको लोअर हाइड्रोकार्बन में चेंज किया जाता है। ये इसमें रिएक्शन होती है। अब इससे मतलब कार्बन चेन को ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ पर शब्द जो है वो है लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है, जानते हैं सभी लोग, ब्रेक डाउन। और पायरो मतलब होता है एक्शन ऑफ हीटिंग। तो यहाँ पर पायरो का मतलब होता है एक्शन ऑफ हीटिंग, और लाइसिस का मतलब होता है बॉन्ड का टूटना, ब्रेक करना। तो हायर हाइड्रोकार्बन से लोअर हाइड्रोकार्बन बनाए जाते हैं कार्बन चेन को तोड़कर। उसको बोलते हैं हम लोग क्रैकिंग। अब एनसीईआरटी की 3 बातें हैं, उसको मैं मेंशन कर रहा हूँ, सभी लोग कॉपी करें इसको। यह फ्री रेडिकल रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर हायर हीटिंग का यूज किया गया। सेकंड पॉइंट, भाई कितनी बात करूंगे तो अभी तक तेरी जो है नोटबुक निकली नहीं है। तो चाहिए क्या? तो 5-10 मिनट और लगा दे फिर। इस रिएक्शन में फिजिकल स्टेट चेंज होती है। मतलब सपोज कोई लिक्विड है तो वो गैस में चेंज होगा, सॉलिड है तो वो लिक्विड में चेंज होगा। फिजिकल स्टेट चेंज। फिर इसका यूज लिख रहे हैं। यूज होता है टू प्रिपेयर केरोसिन से पेट्रोल बनाने के लिए इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। या फिर ऑयल गैस फ्रॉम केरोसिन, क्योंकि केरोसिन के अंदर 12 कार्बन होते हैं। तो उस 12 कार्बन को ब्रेक करके जो है स्मॉल कार्बन की चेन तैयार की जाती है। कार्बन चेन को ब्रेक डाउन करना, यही क्रैकिंग होता है। तो वो रिएक्शन क्या है एनसीईआरटी में लिख रहा हूँ। C12C26H26, ये हुआ केरोसिन। इसको जब हाई हीटिंग किया जाता है, उस कंडीशन के अंदर ये 7 कार्बन की चेन में ब्रेकडाउन हो जाता है, और 5 कार्बन अलग निकल जाएंगे, और फिर कुछ अलग प्रोडक्ट भी बन सकते हैं इसके अंदर। क्रैकिंग के यूज तो दुनिया भर के हैं, लेकिन जो आपकी एनसीईआरटी में है वो पूछा जाता है कि भाई इसमें इसका यूज क्या है। तो यूज यही है कि किससे केरोसिन से जो है बनाते हैं पेट्रोल। पेट्रोल जो है बेसिकली 7 कार्बन का जो है कंपाउंड है। नॉर्मली पेट्रोल के अंदर 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन का मिक्सचर होता है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये फ्री रेडिकल रिएक्शन? हीटिंग कर रखा है अपन ने इसलिए। कल का लेक्चर रिवाइज करके आ रखे हो? कंफर्म?
कल के लेक्चर पे बेस्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप करिए। जब तक हम लोग ऐसे क्वेश्चन नहीं कर ले तब तक हमारे वो रिएजेंट याद याद नहीं होंगे, वो बस केवल कॉपी की कॉपी में रह जाएंगे। तो इन क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करें ताकि पुराने जो रिएजेंट हैं वो अगेन रिकॉल हो। सी में जितनी पॉसिबल एल्कीन्स हैं उनके स्ट्रक्चर बनाने हैं आपको। लिखना है इसे पूरा, पॉसिबल एल्कीन स्ट्रक्चर।
हो चुका है, डिस्कस करें। फर्स्ट के अंदर ये कौन सी रिएक्शन है? वर्स रिएक्शन। यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम होगा एन हेक्सेन। क्या ये नाम सही है? ठीक। अब ये क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन जो है आपका एक्सरसाइज 1 में था, जो मैंने आपको हाइड्रोकार्बन में दिया था, उसमें लिखा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कई लोगों ने तो नहीं किया है, तो पता थोड़ी चलेगा। नाउ ये जो है आपका, पहले तो जो होमवर्क दिया है वो करके आना है। उससे फायदा ये रहेगा कि कई लोग जो हैं वो कर रहे हैं, तो उनका पहले से काफी इम्प्रूवमेंट है। अगर ये तो मैं करा रहा हूँ, होता क्या अभी क्या होता है क्लास के अंदर, मान लो आपको नहीं आ रहा है, कोई बगल वाला बोल रहा है या फिर मैं बोल रहा हूँ, तो आपको लगता है हाँ ये आता है। जब आप पेपर करते हो या फिर आप जो है मॉड्यूल करते हो, तो वो रियल कंडीशन पता चलती है कि हाँ यार कितना में आ रहा है। ये आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। कल हम लोगों ने ये किया था, इसका नाम था एरोमेटाइजेशन। हम लोगों ने कहा था कि 6 कार्बन की जो चेन होती है वो बेंजीन बना देती है डी ब्लॉक के मेटल्स के प्रेजेंस में। ये होता है, इसी को बोलते हैं एरोमेटिक रिंग का बनना, या फिर बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। ठीक। नाउ अब ये एरो उल्टा दे रखा है, इसमें कितनी तरह की एल्किन पॉसिबल, इससे ये बन जाएगा। इसमें 3 तरह की एल्किन पॉसिबल है। एक तो ये वाला हो सकता है, अरे हाँ है ना, ये तो बनेगा ना। एक बन सकता है यहाँ पर बीच में ले लें इसको, ये हो सकता है। और एक और जो ऊपर है वो 3 हेक्सीन हो सकता है, यहाँ पर ऐसे ऐसे इस तरह से। इन तीनों से ये कंपाउंड बनेगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये क्या काम करता है? रिडक्शन करता है, H2 जोड़ता है। समझ में आ रहा है? ना ये अगेन स्टेप कौन सा है? इसमें कितने कार्बन है? 7 कार्बन है। तो 7 कार्बन में से 6 कार्बन की तो एक बेंजीन रिंग बन जाएगी। 7वां कार्बन ऊपर रहेगा, वो आपका रहेगा टोलोइन। कल हम लोगों ने किया था, इसको हमने आज अप्लाई किया ऐसे। एनबीएस का रोल क्या होता है? एनबीएस का रोल होता है कि वो जो है यहाँ पर अल्फा कार्बन पर एच को हटाकर बी आर लगा रहा होता है। ये एफ आर एस आर का एग्जाम्पल है, ये स्पेसिफिक रिएजेंट है एनबीएस। अब मैग्नीशियम ट्राइथर का काम पता है? ये बीच में टपक जाएगा। किसके बीच में? कार्बन हेलोजन के बीच में हमेशा। ना अब ये यहाँ पर इसके अंदर, तो इसके अंदर यहाँ पर ये हुआ CH2, फिर आ जाएगा Mg, और ये आपका आ जाएगा Br, ये बन जाएगा गिरना रिएजेंट। तो मैग्नीशियम ट्राइथर जो है गिरना रिएजेंट के प्रिपरेशन का स्टेप है। इसमें सबसे पहले आपको हमेशा मैग्नीशियम के पास वाले कार्बन पर जब का यहाँ लगाना चाहिए माइनस चार्ज। गिरना रिएजेंट को एक्टिव एच बहुत पसंद है। क्या आपको एब्सोल्यूट अल्कोहल का स्ट्रक्चर पता है? इसको होता है CH3CH2OH, ये आपका रहता है एब्सोल्यूट अल्कोहल। प्योर इथेनॉल जो होता है वो होता है एब्सोल्यूट अल्कोहल। इसमें एक्टिव एच है ये एक्टिव एच। तो ये माइनस चार्ज होगा वो इस एच को खा जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है ये MgBr का तो शॉर्ट निकल जाएगा, MgBr को तो काउंट ही मत करो। मतलब कुल मिला के आपके रिएक्टिंग स्पीशीज ये हमला कर रही है। ये घिरना रिएजेंट जो है इसका रिएक्टिंग स्पीशीज ये होता है। तो यहाँ पर इसके अंदर बेंजीन हुआ और ये हुआ CH3। क्या यहाँ तक ठीक है? बात करते हैं। तो ये तो कल का था, ताकि आपके कल का लेक्चर का कुछ रिकॉल हो। ये रिकॉल तभी हो पाएंगे, याद तभी हो पाएंगे जब आप ये कुछ क्वेश्चन करेंगे। बात करते हैं इस तरफ। अभी आप सुनना है आप लोगों को, फिर देख उसके बाद सुनने सुनने के बाद फिर मैं जब बोलूँ तब लिखना। फिजिकल प्रॉपर्टीज में 3 प्रॉपर्टी हैं, वो बताता हूँ, उसके बाद आराम से लिखना। पहली बात तो 1 से लेकर 4 तक गैशियस है, 5 से लेकर 17 तक लिक्विड है, बाकी कुछ रेस्ट जो है सॉलिड है। इस 5 से लगाकर 17, कई लोग जो है 16 तक भी लिखती है, कई बुक्स जो है उसको 18 तक भी लिखती है, कुल मिला के जो है 17 तक लिक्विड है। 1 से लगाकर 4 तक कौन कौन सी आती है बताऊंगा आपको। CNG आ जाती है। CNG समझते हो? कंप्रेस नेचुरल गैस। मिथेन इथेन का मिक्सचर है। अपने किचन में जो गैस रखी होती है LPG, उसमें 3 कार्बन 4 कार्बन का गैस का मिक्सचर है, ब्यूटेन आइसोब्यूटेन का मिक्सचर है वो, या फिर प्रोपेन का मिक्सचर होता है। बाकी
5 से 17 में आपका पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सब आ गया इसके अंदर। केरोसिन में कुल कितने कार्बन होते हैं? पर अभी तो देखा था हमने, पेट्रोल में कितने होते हैं, 7 या 8 कार्बन। ठीक है ना? डीजल में इससे ज्यादा होंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये सब इसमें आ रहे होते हैं। कुछ जो है आपके वो सॉलिड भी होते हैं, एल्केन। बात करते जैसे वेस्लीन है ना? वैसे कई सारे जो है आपका वो ग्रीस हो गया या फिर ऐसे हो गए वो सॉलिडिफाई हैं, या जिनकी जो स्केट है वो सॉलिड में मानते हैं। पत्थर की तरह नहीं है, मतलब वो लिक्विड नहीं है तो उनको सॉलिड माना गया, मतलब वो हल्के से जो है वो सॉलिडिफाई हो सकते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड लिखूंगा, सुनना है अभी आपको। जितनी भी एल्केन होती है वो कलरलेस और ऑर्डरलेस होती है, और वो खुद नॉन पोलर होती है। तो होता है क्या है कि वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होती है। अब काउंटर क्या क्वेश्चन क्या आता है कि सर ये अपने एलपीजी गैस होती है, वो तो बदबू मारती है। पेट्रोल का कलर दिखता है, हल्का येलोइश कलर होता है, और पेट्रोल की भी एक स्मेल होती है। अरे हाँ, है ना? तो बेसिकली वो उनमें मिलाया जाता है, कुछ कंपाउंड मिलाया जाता है। नहीं तो क्या हुआ दिखेगा कैसे? आप कैसे इसको, मतलब कैसे आप, जैसे एलपीजी गैस है, उसमें कुछ कंपाउंड मिलाया जाता है ताकि अब उसकी बदबू आए तो आपको पता चल जाए कि इस इंडिकेशन के वहाँ लीकेज हुआ है। बात करते हैं तीसरा पॉइंट खास पॉइंट है जिससे क्वेश्चन ज्यादा बनता है, वो है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है एक टेम्परेचर जिसमें मॉलिक्यूल को बॉईल कर रहे हैं। ये बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पर। अगर मोलर वेट सेम है तो ब्रांचिंग के अपोजिट होता है वो। मैं वजह बताता हूँ ऐसा क्यों। क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। ये 3 कंपाउंड है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ऑर्डर क्या होगा? 3 then 2 then 1। अरे हाँ, है ना? अब ऐसा क्यों होता है मैं लिखूंगा। बच्चों, जब इसका मोलर मास ज्यादा है तो सरफेस एरिया ज्यादा है इसका। सरफेस एरिया ज्यादा है तो चेन्स के बीच में, इनके बीच में वंडरवल फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा होगा। वंडरवल फोर्स जो होता है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, जितना मास होगा, जाहिर सी बात है वो जो है आपका उसके अंदर वो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उससे क्या होगा? तो भाई हमें बॉईल करना है, मॉलिक्यूल को बाहर निकालना है वेपर के फॉर्म में। तो उसका मतलब हुआ कि दो मॉलिक्यूल के बीच में दोस्ती है, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो दो चेन के बीच में, मतलब पेंटेन पेंटेन की जो चेन होगी उनके बीच में दोस्ती होगी, उनको अलग करना पड़ेगा। इसलिए आपकी कुछ एनर्जी उन दोस्ती को तोड़ने में या उनके एसोसिएशन को तोड़ने में चली जाएगी। इसी वजह से इसका पॉलीमर ज्यादा होता है, ये लिखवाऊंगा। दूसरा कंपाउंड, सारे 5 कार्बन ही है। यहाँ 5 कार्बन, यहाँ 5 कार्बन, 5 कार्बन, सबका मोलर वेट सेम है। ऑर्डर क्या होगा? लिखवाया गया वैसे। क्या होगा? 1 2 3। अब रीजन, इन तीनों में से किसका सरफेस एरिया ज्यादा है? इसका। बच्चों, ब्रांचिंग बनने से मॉलिक्यूल श्रिंक हो जाता है। तो जब मॉलिक्यूल श्रिंक हो जाता है या फिर जो है उसके सरफेस एरिया कम हो जाता है, जब सरफेस एरिया कम है तो वंडरवल फोर्सेस कम होंगे, फोर्सेस कम है तो जब कम टेम्परेचर भी उबल जाएगा ये चेन फैली हुई है। स्ट्रेट चेन जो होती है वो थोड़ी फैली हुई होती है, उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। तो जब ज्यादा है इन तीनों में से सरफेस एरिया यहाँ ज्यादा है, फोर्सेस यहाँ लगेंगे ज्यादा, वो ज्यादा बॉल करना पड़ेगा ताकि उनके बीच में दोस्ती टूट जाए। इसीलिए इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? आप इसको लिखें, मैं आप पॉइंट नंबर 20 को 1 लिखें, आप 2 को मैं लिखवाता हूँ। और रीजन में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको याद रहे, वो नहीं तो भूल जाएंगे आप लोग। फिजिकल प्रॉपर्टीज को एल्केन, पहला पॉइंट लिखें आप लोग। पॉइंट नंबर सेकंड लिखें। पॉइंट नंबर सेकंड में लिखें आप लोग। एल्केन्स आर कलरलेस। एल्केन्स आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। एल्केन्स आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। और इसी में लिखें आप लोग, इसी में
Alkanes are non-polar. Alkanes are non-polar. पॉइंट नंबर 3 लिखा हुआ है, आप उसको कॉपी कर सकते हैं। एल्काइंस बिल्कुल बन सकता है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पॉसिबल एल्कीन स्ट्रक्चर, इसलिए वो एल्काइंस वाला जो है ऑप्शन हम लोग ले नहीं सकते। क्या मैंने डाइंस पूछा था या एल्किन्स पूछा था? एल्किन्स, तो एल्किन्स में एक ही डबल बॉन्ड लेंगे। नो, एग्जाम्पल नंबर 1 जो है इसका रीजन लिखें आप सब यहाँ पर, रीजन में लिखें मोर मोलिकुलर मास, इसी में लिख दीजिए मोर मोलिकुलर मास, मोर सरफेस एरिया, मोर सरफेस एरिया, मोर वंडरफुल फोर्स अट्रैक्शन, वंडरफुल फोर्स अट्रैक्शन शॉर्ट में लिख दो, वंडरफुल फोर्स अट्रैक्शन। So more heating required. So more heating required for boiling. For boiling. Example 2 का रीजन, पहले एग्जाम्पल 2 नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल 2 के नीचे जो रीजन है उसमें रीजन में लिखवा रहा हूँ, लिखिए मोर ब्रांचिंग, मोर ब्रांचिंग लेस सरफेस एरिया, लेस सरफेस एरिया, लेस वंडरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेस वंडरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, less heating required, less heating required for boiling, less heating required for boiling। ना बात करते हैं रिडक्शन के अंदर। रिडक्शन जो होता है, चलो बात शुरू हो, एल्केन खत्म हो चुका है,
बात करते हैं एल्कीन की। एल्कीन की कहानी शुरू हो चुकी है। एल्कीन की सबसे पहले हमने बात करी जीएमपी। जीएमपी स्टैंड फॉर जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आप 11th में जाकर पहले तो जो हमें होमवर्क दे रहा हूँ, मान लीजिए आप किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, तो एटलीस्ट मॉड्यूल के अंदर आप उन क्वेश्चन को मार्क करना कि इस लेक्चर के बाद सर ने दिए थे। देखो तुम में से अधिकतर लोग जो है फिर बाद में पछताएंगे, क्योंकि हम लोगों ने हर लेक्चर के बाद क्वेश्चन में दे रहा हूँ, तो लिखना है कि इस लेक्चर के बाद एल्केन बढ़ाने के बाद सर ने ये क्वेश्चन दे दिए थे। फायदा ये होगा, जब जब भी नींद जगेगी तो ये तुम वो चीज पढ़कर तुम क्वेश्चन करोगे, नहीं तो होगा क्या कि लेक्चर कौन सा होगा, तुम क्वेश्चन होमवर्क करोगे दूसरा, तो दिक्कत आपको आएगी। तो बेहतर है जो मैं कह रहा हूँ वैसा करें। 11th एनसीईआरटी में एल्केन का चैप्टर, मतलब एल्केन का टॉपिक खत्म हो चुका है, तो बेहतर है होगा कि आप एल्केन के चैप्टर को पढ़ना है। और क्या पढ़ना कैसे, बायो की तरह उन लैंग्वेज में डूबना नहीं है। आपको बस देखना कि हाँ ये चीज हो चुकी है, अपने काम की जो है रिएक्शन है, अंदर की जो लैंग्वेज है उसके उसको सिंपल वे में मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। तो जो पॉइंट है वो आंसर ही के चल रहे हैं, आपको देखना हाँ ये रिएक्शन हो चुकी है, तो आपको पेंसिल से टिक कर देगा हाँ ये कुछ खास बात लगती है उसको अंडरलाइन करना है। वैसे सारी बातें खास बातें आपको लिखवाई जा रही है, तो हार्डली जो है 15 से 20 मिनट में वो 3-4 पेजेस हैं, वो आराम से तुम पढ़ सकते हो। एल्कीन की बात शुरू करिए बच्चों। एल्कीन के अंदर पहले थे रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब बहुत सिंपल है, वो है हाइड्रोजन का अटैचमेंट। बोलो, अटैचमेंट, ठीक। यहाँ पर ये है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड है। अगर दोनों पाई बॉन्ड का रिडक्शन होगा तो बनेगा एल्केन। क्या बनेगा? एल्केन। अगर एक पाई बॉन्ड का रिडक्शन होगा तो हम बोलेगा बनेगा एल्कीन। तो यहाँ पर हमने एल्कीन बनाया दोनों ही केस के अंदर। दो केस हैं, पहला फेमस केस है वो है बर्च रिडक्शन, और दूसरा केस फेमस केस है लिंडला कैटलिस्ट। दोनों को मैं वन बाय वन समझा रहा हूँ, तो ध्यान सुनना कि यहाँ हुआ क्या है। देखिए ऐसा है, यहाँ पर पहले बात इसकी करते हैं। हाइड्रोजन ले रखा है और ले रखा है पैलेडियम। ये रिएजेंट पहले भी आया है बच्चों। पैलेडियम का यहाँ पे क्या काम होता है? सरफेस प्रोवाइडर है। इसकी सरफेस पर इसकी सरफेस पर हाइड्रोजन जो है वो, अब ये मैकेनिज्म चलती है। अब मैकेनिज्म समझना है ताकि आपको बहुत सी बातें क्लियर हो। बच्चों पैलेडियम की सरफेस पर हाइड्रोजन जो है चिपक जाती है। उस चिपकने का प्रोसेस को बोलते हैं एडसॉर्प्शन। फिर क्या होता है, ये जो होगा वो यहाँ पे आएगा और फिर वहां पे H2 जुड़ जाती है। अब इस रिएक्शन में डालते हैं थोड़ा पॉइजन। वो ये पॉइजन जो है वो नीचे लिखा है क्विनोलिन और सल्फर। क्विनोलिन का डायग्राम बना दूंगा, लेकिन तुम्हें कैसे काम करना ध्यान रखना, क्विनोलिन होता है। अब ये पॉइजन जो है, जहर क्या काम करता है बच्चों? जहर जो होगा इस पैलिडियम की सरफेस पर जाके जो है कोटिंग करेगा, उस पर जाके जम जाएगा। तो उससे नुकसान क्या होगा कि हाइड्रोजन को चिपकने के लिए या एड्जॉर्ब होने के लिए जगह कम बचेगी, सरफेस एरिया कम बचेगा। सरफेस एरिया कम क्यों बचा? क्योंकि पॉइजन जाके चिपक गया यहाँ पर। ये कैटालिटिक पॉइजन है। अब जब हाइड्रोजन को चिपकने के लिए जगह ही कम मिली, कम हाइड्रोजन यहाँ पे एड्सॉर्ब होगा, तो यहाँ पर केवल एक ही बार रिडक्शन होगा, तो एक ही पाई बॉन्ड टूटेगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? ये दोनों हाइड्रोजन एक ही बार अटैच होंगे। हमने उस दिन लिखा था सीन एडिशन, कुछ याद आपको आया? सीन एडिशन का मतलब क्या था? हाँ, हाँ। मान लीजिए ये जो येलो येलो दिख रहा है डस्टर, ये मेटल है। इस पर जो ग्रीन कलर का है मैंने कहा वो हाइड्रोजन है। ये येलो कलर का क्या है? डस्टर तो है, मेटल है। मूर्खों, मेटल है ये, अज्यूम करो। और इसमें जो ग्रीन कलर का है वो आपका हाइड्रोजन एड्सॉर्ब हो रखा है, ठीक। अब यहाँ पर हमने कहा था कि इसके अंदर मान लीजिए ये एल्कीन आके जो है यहाँ से जो है इसको टच करके जो है अब ऊपर चल निकल रहा है।
जो बच्चे ऑनलाइन है, भाई लोग आपको आवाज आ रही है? तुम ऑफलाइन बैठे हो भाई? ये कौन जादू जादू टोना कर रहा है इसको? चलिए इधर। हवन करेंगे अब? चलिए ठीक है, ये काम रह गया अब तो। आहुति किसकी दोगे? मेरी दे दो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। सरदार की। भाई फिर तो वो हवन का उल्टा उल्टा रिजल्ट आएगा। चलिए आते इधर। यहाँ तो समझ में आता है कि सीन एडिशन हुआ। यहाँ पर एंटी एडिशन समझाता हूँ। ये सोडियम जो होता है जब भी आता है तो वो बॉन्ड को होमोलिटिकल तरीके से तोड़ता है ये होता है एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल की वजह से बॉन्ड होमोलिटिकल तरीके से ब्रेक होता है या हेटेरोटिक तरीके से। ये ने लिखा है कि सूर्य देवता हो, अग्नि देवता हो, या रेडिकल खुद हो, zombies हो, या फिर जो है आपका एक्टिव मेटल हो। ठीक। तो ये बॉन्ड जो है आपका वो टूटेगा इस तरह से। ये जो बॉन्ड टूटता है वास्तव में ये दो रेडिकल जैसे ही बनेंगे। तो एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पर जो ये रेडिकल बनते हैं ऐसे, ये डबल बॉन्ड आपका ये बने बने हैं। इनमें हल्का सा ये होता है रिपल्शन। तो ये रिपल्शन होता है तो हल्के से ट्विस्ट हो जाते हैं, मतलब इनके अंदर ये रेडिकल जो है आपका वो इस तरह से रहेगा, एक रेडिकल यहाँ रहेगा और एक रेडिकल हल्का सा ट्विस्ट होगा तो आपका ऐसा हो जाएगा। मतलब शुरुआत से ही जो है एक रेडिकल इधर बनता है, एक रेडिकल नीचे बनता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि दो रेडिकल हमें, मैं दिखा तो रहा हूँ आपको कि ये दोनों पास में बने, लेकिन ये अपने रिपल्शन को बनने के लिए एक दोनों जो है हल्के से जो है डिफरेंट प्लेन में रहेंगे। तो जब डिफरेंट प्लेन में रहेंगे तो दोनों हाइड्रोजन NH3 से फिर दो H आपका NH अमोनिया से यहाँ पे H लग जाएगा। तो वो दोनों अपोजिट प्लेन में आते हैं, इसीलिए ये ट्रांस एल्किन बनाता है। क्या यहाँ पर एडजॉर्प्शन हुआ? नहीं, एडजॉर्प्शन वाला फंडा यहाँ पर है। क्या आपको बात क्लियर हो रही है? यहाँ पे कौन सी मैकेनिज्म है? रेडिकल मैकेनिज्म है। कौन सी मैकेनिज्म है? रेडिकल मैकेनिज्म है। ये ट्रांस बनता है और ये सिस बनता है, ये दोनों ही कंपाउंड एक दूसरे के ज्योमेट्रिक लाइसोमर है। ज्योमेट्रिक लाइसोमर हो उनको भी डायस्टियोमर भी कहते हैं हम लोग। आइसोमर जो है आपका बिल्कुल चिपकाओ इसको। ये पैलेडियम प्लस कार्बन जो लिखा गया है बेसिकली वो पैलेडियम प्लस चारकोल है। तो ये जो है आपका ये लाइन जो दोनों लिखी गई वो एनसीईआरटी की लाइन है कि पॉइजन क्या होता है। फिर वहां पर उसमें जो जो लिंडला कैटलिस है उसका जो है नाम किस तरह से लिखा है एनसीईआरटी ने, तो उसको मैंने लिखा है, इसको कॉपी करें। क्या? हाँ, देते।
यहाँ पर लिखा क्या है, पॉइजन, जहर का क्या काम है यहाँ पे? ये पैलिडियम की सरफेस पर कोटिंग करेगा, उस पर जाके जो है डिपॉजिट हो जाएगा, तो उससे सरफेस एरिया कम होता है, तो हाइड्रोजन का एडजॉर्प्शन यहाँ पे कम होगा। तो कम हाइड्रोजन जब एडजॉर्ब होगा तो कम ही रिडक्शन होगा, वन टाइम रिडक्शन होगा। अगर यहाँ जहर नहीं होता तो कंपाउंड क्या बनता? एल्केन बन जाता। यहाँ जो कंपाउंड बनता RCH2CH2R बन जाता। इसलिए एल्कीन तक ही हमें ये रिएक्शन रोकने के लिए हमें यहाँ पर जहर की रिक्वायरमेंट रहती है। यहाँ पर सीन एडिशन कब पढ़ा था अपन ने? हमने पढ़ा था एल्केन के रिडक्शन में। सीन एडिशन के लिए हम लोगों ने कहा था कि सीन एडिशन तब होता है जब किसी मेटल के सरफेस पर हाइड्रोजन जो है वो डिपॉजिट हो जाता है, यानी एज एडजॉर्प्शन एडजॉर्ब हो जाता है। तो ऊपर से एल्किन आती है, तो जो लोअर सरफेस जो टच होगी हाइड्रोजन के, उसी लोअर सरफेस पर हाइड्रोजन जो है जाके जो है ऐड हो जाती है। इसी को बोलते हैं सीन एडिशन। सरदार, चलिए ना हम बात करते हैं। पहली रिएक्शन हो चुकी है, रिडक्शन हो चुका है, उसमें सिस एल्किन ट्रांस एल्किन बन चुकी है। अब बात करते हैं एलिमिनेशन। ना इधर अब मेन रिएक्शन अपनी शुरू हो रही है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन जो है काफी बड़ा है, इसमें E1 और E2 दोनों को पढ़ेंगे हम लोग। एलिमिनेशन जो है उसके दो टाइप हैं, अल्फा एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन। दोनों को मैं वन बाय वन समझाऊं, उसके बाद फिर अपन इसके इवन के क्वेश्चन करेंगे। अल्फा एलिमिनेशन का मतलब होता है एक कार्बन से दोनों ग्रुप को निकालना। जैसे यहाँ पर देखो, इधर एक कार्बन ये है, क्लोरोफॉर्म है, CH Cl3 है। इस पर एक कार्बन पर H और Cl को निकाल रहे हैं, तो -HCl यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग। तो ये है अल्फा एलिमिनेशन की, एक कार्बन पर जुड़े हुए दो ग्रुप को हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, तो लिविंग ग्रुप जो है वो एक ही कार्बन से लगे हुए हैं। बीटा एलिमिनेशन मतलब होता है पड़ोसी कार्बन से हम लोग जो है ग्रुप्स को यहाँ निकाले, तो HCl को यहाँ से निकाल रहे, तो HCl को यहाँ से निकालेंगे तो बनेगा डबल बॉन्ड। तो HCl को यहाँ से निकाल रहे, तो जब हम लोग कोई भी दो लिविंग ग्रुप जो है उनको पड़ोसी कार्बन से रिमूव करते हैं, इसी को बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन का एक और नाम है 1-2 एलिमिनेशन। अल्फा का नाम होता है 1-1 एलिमिनेशन, मतलब एक ही कार्बन से निकाल रहे हैं, और ये 1-2 का मतलब होता है नेबर कार्बन से हम लोग जो है यहाँ पे ग्रुप निकाल रहे हैं। बीटा एलिमिनेशन के दो टाइप है, E1 E2, दोनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आज हम बात करेंगे E1 की, बात करेंगे। लिखो उसको। हाँ, क्या?
बीटा तो है। हाँ तो फिर जितना भी एलिमिनेशन का पार्ट है वो सब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। अब अल्फा एलिमिनेशन अपने सिलेबस में नहीं है, बीटा एलिमिनेशन है। अल्फा एलिमिनेशन का एक केवल ये स्टेप में आता है जो आगे एक फेमस रिएक्शन का बनेगा। बता रहा हूँ एलिमिनेशन जितना भी होगा वो सब हम लोग यहीं डिस्कस करेंगे। तो बीटा एलिमिनेशन की शुरुआत करेंगे। अल्फा एलिमिनेशन कुछ भी नहीं है, अभी फिलहाल एक ही स्टेप होता है जो किसी एक और रिएक्शन में आपका आएगा, वहां बताया जाएगा आपको। बात ना करें। इवन रिएक्शन जो है इसका नाम होता है यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन। सेकंड जो प्रिपरेशन मेथड है एलिमिनेशन, उसके अंदर हम लोग E1 E2 से शुरुआत करेंगे। अल्फा एलिमिनेशन अपने पार्ट में नहीं है, केवल एक रिएक्शन में आएगा जो बताया जाएगा कि अल्फा एलिमिनेशन के अंदर किस तरह से मैकेनिज्म में होता है। E1 की पूरी मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल को डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। यहाँ देखते हैं E1 में, ये E1 में दो टर्म आई है। एक तो जो आया है यहाँ पर ई का जो मतलब होता है वो होता है एलिमिनेशन। और यहाँ जो वन आया है, इस वन का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर। अच्छा बताओ E2 का फुल फॉर्म क्या होगा? बाई मोलिकुलर एलिमिनेशन। आप वो केमिकल काइनेटिक्स में नहीं पढ़ते हो? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, बाई मोलिकुलर रिएक्शन पढ़ते हो ना, वो ये मतलब है। अब इसके अंदर इवन रिएक्शन में, इवन रिएक्शन बहुत लार्ज है, लेकिन अपने काम की जो रिएक्शन है उसमें से जो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है डिहाइड्रेशन केस। डिहाइड्रेशन के जितने मैक्सिमम केस बनते हैं उसमें से बहुत सारे केस जो हैं इवन तरीके से डील होते हैं। तो मैं यहाँ पे मैकेनिज्म वाइज बता रहा हूँ आपको, और कैसे करना उसके बाद भी करेंगे, और फिर अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे। इधर लिखा गया रिएजेंट, सब ये रिएजेंट, ये H प्लस हीटिंग ऐसे दिया जाएगा आपको। ये तेजाब है, H2SO4 जो है आपका वो है तेजाब, क्या है? तेजाब। और उसके बाद हीटिंग लगाएगा। ये H3PO4, इसका नाम होता है ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। क्या ऑर्थो नाम है इसका? एक होता है मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, रहने दो, हो गया, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड मान लेते हैं इसको। इसका नाम वैसे तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इसका एक होता है HPO3 जो होता है वो होता है मेटा। एनीवे ये फॉस्फोरिक एसिड है, इसकी हीटिंग होगा। कुल मिला के यहाँ पर सब जगह इन दोनों में, ये दोनों एसिड हैं तो इन दोनों का सिंबल जो होता है ये H प्लस, वो हीटिंग है। ठीक। अब यहाँ पर रिएक्शन कैसे होती है मैं आपको वन बाय वन बता रहा हूँ, सुनना है अभी आप लोगों को। ये जो OH है इसके ठीक बाहर जो है आपका H प्लस आया आ रखा है। क्या आ रखा है? H प्लस। ये OH को हमें घर से बाहर निकालना है। डिहाइड्रेशन मतलब क्या है? पानी में निकालना है। ये OH घर से बाहर नहीं निकलता है। ये जो है इसको मैं नाम दे रहा हूँ, ये इसका ये ढीठ है। ठीक है, जिद्दी है और स्टेबर्न है। तीनों का मतलब सेम है। ढीठ है, जिद्दी है, स्टेबर्न है, घर से बाहर निकलता नहीं है। इसको घर से बाहर निकालने के हम देते हैं लालच। क्या देते हैं? लालच। अब लालच दे रहे हैं तो उसका कंसेप्ट क्या है इसके अंदर कि ये जो H प्लस है वो गरीब इंसान है,
अरे हाँ है ना, प्लस चार्ज है भाई, इसका इलेक्ट्रॉन कम है। क्या यहाँ पे लोन पेयर है क्या? क्या यहाँ लोन पेयर है? ये लोन पेयर जो है इसको सप्लाई करेगा। तो लोन पेयर जिस सप्लाई कर रहा है इसी को हम बोलते हैं प्रोटोनेशन। क्या बोलते हैं? प्रोटोनेशन। क्योंकि ये जब सप्लाई करेगा तो ये H प्लस आगे यहाँ पे जाके चिपक जाएगा, तो नो कार्बन कार्बन कार्बन, ये आपका यहाँ पे हुआ OH2, यहाँ हो गया प्लस चार्ज। ये दो H कहाँ से आ गए? एक H तो पहले से था, ये H यहाँ के और अटैच हो गया। ठीक, ये प्लस चार्ज क्यों आया? मेरे पास मार्कर है, मैं मार्कर इनको दे देता हूँ तो मेरे पास एक मार्कर कम हो जाएगा। अरे हाँ है ना। तो प्लस चार्ज हमेशा डेफिशिएंसी को शो करता है, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को दे दिया है। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? ठीक। तो अभी इसने, अब ये प्रोटोनेशन क्यों बोला? क्योंकि प्रोटॉन आके यहाँ पर चिपक रहा है, तो प्रोटॉन का एडिशन हुआ है। यहाँ तो बात क्लियर हो रही है। ये OH जो था घर से बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि OH माइनस बन जाएगा। तो OH माइनस स्ट्रॉन्ग होता है, वो अगेन बैकवर्ड रिएक्शन को प्रमोट करता है। इसलिए हम कहते हैं कि OH जो होता है वो एक जिद्दी है, ढीठ है, स्टबर्न है। उसको हटाने के लिए हमने यहाँ पर दिया लालच। क्या दिया? लालच। अब लालच में ये आ चुका है तो यहाँ हो गया प्रोटोनेशन। यहाँ बन चुका है वाटर। क्या बन चुका है? वाटर। वाटर अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसलिए वाटर जो है यहाँ से निकल जाएगा। तो जब वाटर निकल जाएगा तो ना यहाँ पर -H2 हम लोगों ने किया। वाटर दिख रहा है आपको ये? तो वाटर जैसे निकला तो ना यहाँ पर जो है हम लोगों ने क्या, प्लस बनाया। ये जो OH पहले गर्ड नहीं छोड़ रहा था उसको हमने प्रोटोनेशन कर कर, वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, उससे उसके थ्रू हमने इसको निकाल दिया, OH को निकाल दिया है। तो यहाँ पर मैंने वाटर को यहाँ पे एलिमिनेट किया है। OH और H2O, कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप है? H2O। लिविंग ग्रुप की पूरी कहानी को पढ़ेंगे, अभी तो समझाऊंगे तो कैसे पढ़ना है, कैसे ध्यान रखना है। ये आया प्लस चार्ज। अब ये प्लस चार्ज आ चुका है। अब क्या होगा यहाँ पर? इस प्लस चार्ज के अगल बगल में से कोई एक H प्लस निकलेगा, यहाँ निकलेगा H प्लस। आपको क्या करना है? ये H प्लस कैसे निकला है समझाता हूँ। ये H प्लस कहाँ से आया शुरुआत में? वो आया H2SO4 से। कहाँ से आया? तो ये जब इसने H प्लस दे दिया तो इसमें कुछ बचा था क्या? क्या बचा था? HSO4 माइनस। क्या बचा? HSO4 माइनस। उस माइनस चार्ज ने हमला किया है इसके आसपास में और एक H को खा गया। तो मैं ये कहता हूं हमेशा कि आप OH को ऐसे करो, उसके बाद हटा दो, उसके बाद उसके अगल बगल पाई बॉन्ड बना दो। क्या करो? अगल बगल बोलो, अगल बगल क्या करना है हमें? अगल बगल हमें बनाना पाई बॉन्ड। तो हमने एक पाई बॉन्ड तो ऐसे बनाया और एक पाई बॉन्ड हमने ऐसा बनाया। ये बनाया पाई बॉन्ड। ये H प्लस किसने निकाला? HSO माइनस ने। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई? क्योंकि माइनस है उसको भी H प्लस चाहिए, तो फिर वो आगे अटैक करेगा, तो ये जो निकला अगेन फिर जो रिएक्शन चलती रहेगी। ठीक। तो पहली स्टेप ये थी कि आपने OH को क्या, प्रोटोनेशन किया। ठीक, उसके बाद क्या किया आपने? फिर अपने पानी को निकाल दिया, बनाया कैटायन, और उसके अगल बगल आपने बनाया पाई बॉन्ड। क्या यहाँ तक बात क्लियर होगी? ठीक। अब ये दो एल्कीन बन गई, अपना काम हो चुका है, रिएक्शन पूरी हो चुकी है, एल्कीन तो बन चुका है। दो तरह की एल्कीन बनी, इधर से भी एल्कीन बन सकती है, इधर से भी एल्कीन बन सकती है। कौन सी स्टेबल एल्कीन है? डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी अगर बच्चों देखनी होती है तो अल्फा एच आना चाहिए। यहाँ कितने अल्फा एच है? 6 अल्फा एच है। यहाँ कितने अल्फा एच है? 2 अल्फा एच है। तो बच्चों ये आपका स्टेबल एल्कीन है, तो स्टेबल है तो ये बनेगी मेजर प्रोडक्ट, बनेगी मेजर प्रोडक्ट। क्या बनेगी? मेजर प्रोडक्ट। लिखें इसको आप लोग। तो हमें हमेशा मेजर प्रोडक्ट बनाना चाहिए, तो ना ये आपका है मेजर एल्कीन। जिस डबल बॉन्ड के ज्यादा ब्रांच होते हैं उसी का एक नाम रखा गया है सेट जेफ एल्कीन, सेट जेफ एल्कीन। और एक है आपके एल्कीन है हॉफमैन एल्कीन। ये क्या होती है इसको मैं फिलहाल लिखवाऊंगा अभी आप लोगों को।
पहला एग्जांपल क्या है? सल्फोनेशन कैसे हो? हीटिंग कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल में एलिमिनेशन होता है। हाई हीटिंग पर कभी भी जो है एडिशन नहीं होता है। हाई टेम्परेचर जो होता है तो बॉन्ड में वाइब्रेशन होता है, तो मॉलिक्यूल से चीजें बाहर निकलती है, अटैचमेंट नहीं हो पाता है। इसीलिए एलिमिनेशन रिएक्शन में हमेशा हाई हीटिंग का यूज किया जाता है। लो टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है, उस कंडीशन में क्या होता है कि वहां पर एडिशन होता है। पहले यहाँ पर मैंने आपको मैकेनिज्म पहले ही एग्जांपल में फुल फ्लैश इसलिए बताई ताकि कुछ बातों को आप क्लियर हो जाए कि यहाँ पे करना क्या है। अब इसको कैसे पेपर में कैसे करेंगे या फिर एनसीईआरटी में कैसे कुछ गिवन है और हम लोग किस तरीके से अप्रोच से क्वेश्चन करते हैं, तो देखो एक बार इधर। ये सैडजेफ एल्किन जो लिखी है और हॉफमैन एल्किन लिखी है, इसका मतलब क्या होता है मैं मतलब पॉइंट्स में लिखूंगा, क्योंकि मैं अभी बोलूंगा तो कई लोग भूल जाएंगे। तो अपन लिखेंगे कि देखो यहाँ पे होता क्या है, इसका किसकी ब्रांच ज्यादा होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बात करते हैं। नहीं, मेजर को नहीं बोलते हैं वो, इसलिए मैं लिखूंगा क्योंकि मैं बोलूंगा तो कई लोग भूल जाएंगे, कई लोग सोचेंगे मेजर को ही बोला इन्होंने सैडजेफ, ऐसा कुछ नहीं है। समझते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो H प्लस और हीटिंग आ रखा है, तेजाब आ रखा है और हीटिंग दे दिया है। ये सब ये तीनों एग्जांपल एनसीईआरटी के लिए गए हैं, ठीक, ताकि एनसीईआरटी एग्जांपल करते हैं फिर कुछ और नए अच्छे क्वेश्चन करते हैं। हमें इवन रिएक्शन ही को करना है आज। पहली बात तो ये OH जो है एक जिद्दी है, ढीठ है, स्टेबन है। इसको हटाने के लिए हम देते हैं लालच। क्या देते हैं? लालच। लालच क्या मतलब क्या है? H प्लस। क्या यहाँ पे H प्लस मिल रहा है? तो आपको ये बात पता है, आपने ये काम कर लिया है, अब बार बार ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। सीधा ये है कि यहाँ पर जो है ये आएगा, ये देगा H प्लस। क्या देगा? H प्लस। तो ये H प्लस जब इसके साथ जुड़ेगा तो क्या प्रोटोनेशन होगा क्या बच्चों? प्रोटोनेशन हो जाएगा तो OH किस में चेंज होगा? पानी में। किस में होगा? पानी में। क्या पानी निकलेगा यहाँ से? जब बच्चों पानी जब निकल जाएगा तो ना ये क्या कैटायन बनेगा? क्या बन गया कैटायन? अब क्या करें बताओ? इसके अगल बगल पाइपोन बनाना है, बोलो एक बार। अगल बगल पाइपोन बनाना है, ये मेन रिएक्शन है ना। इसके पास तो एक ही कार्बन है तो ना यहाँ से H प्लस निकल जाएगा और अल्टीमेटली यहाँ पर जो है हम लोग एक एल्किन को यहाँ बना देंगे। क्या ये बात क्लियर हो रही है? अगेन आपके सामने ये रिएजेंट पूरी एंसरी में एक ही जगह ये यूज हुआ है, H3PO4 और हीटिंग। H प्लस देगा तो क्या होगा? क्या होगा? प्रोटोनेशन हो जाएगा तो OH का बन जाएगा पानी। क्या बन जाएगा? पानी। पानी बन जाएगा तो क्या यहाँ पर जो फिर इस तरह से जो क्या आपका यहाँ पे कैटायन बनेगा क्या? यहाँ पर ये बन गया कैटायन, ठीक। अब क्या करें बताओ? अगल बगल पाइपोन बनाना है तो कितने कंपाउंड बनेंगे? दो बनेंगे? एक ही बनेगा? भाई बनेगा तो प्रोपीन बनेगा ना यार, ऐसा क्या कर रहे हो? अरे है ना, इधर नीचे बनाओ या ऊपर बनाओ, बात तो एक ही है। समझ में आ रहा है ना? लास्ट के अंदर ये आपका H3PO4 एक सुनते हैं ना, H3PO क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, H3PO4 क्या सप्लाई करता है? H प्लस। एसिड है ना ये तो, एसिड H प्लस सप्लाई करेगा, कहाँ जाएगा ये? OH के पास जाएगा। क्या बनेगा इसका? पानी। पानी निकलेगा यहाँ से, पानी निकलेगा तो ना उस कंडीशन के अंदर ना यहाँ पर जब का यहाँ पर ये बना प्लस। अब बताओ क्या करें? अगल बगल पाइपों बनाए? अरे हाँ है ना, तो इधर पाइपों बनाओ, इधर बनाओ, इधर बनाओ, बात तो एक ही है।
तो ना इसके अंदर हमने बनाया CS, लेट से मैंने कहा इसके अंदर मैंने इसको नीचे बना दिया था, CS2 हो गया, ऊपर हो गया CS3 हो गया। इसका नाम है आइसोब्यूटीन। क्या नाम है इसका? आइसोब्यूटीन। इसी का नाम कई बार बोलते हैं आइसोब्यूटीन बोलते हैं ना। अब मैं क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ आपसे, देखते हैं कितने लोग उसको समझ पाते हैं। इन दोनों ही क्वेश्चन के अंदर मैंने H3PO4 का यूज किया है। यहाँ पर ये जो है हाईली कॉन्सेंट्रेट है, लेकिन ये थोड़ा डाइल्यूट किस्म का है। तो ऐसा क्यों कर रखा है मैंने? अच्छा अच्छा, तो इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन फास्ट है? ऊपर वाली फास्ट है। ऊपर वाली फास्ट क्यों है? हाँ। ओहो नहीं, ये तो बच्चों ये वाली रिएक्शन क्योंकि, एक मिनट को, इधर देखो, ये दोनों को देखो। ये इस एल्कोहल की डिग्री क्या है? एल्कोहल की डिग्री क्या है? 2 डिग्री। सब बुलबुला गए भाई। नहीं रुको रुको, रिकॉर्ड करता हूँ। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन थे पैरासाइट। इनकी अपनी डिग्री नहीं होती, ये अपनी डिग्री के लिए कार्बन की डिग्री पर डिपेंड करते हैं। तो बच्चों ये एल्कोहल तो है वो 2 डिग्री एल्कोहल है, ये एल्कोहल 3 डिग्री एल्कोहल है। जब हमें पता है कि रिएक्शन से जब OH निकल जाएगा तो ना यहाँ पे बनेगा सेकेंडरी कैटायन बनेगा, और यहाँ बनेगा टर्शियरी कैटायन बनेगा। तो ये रिएक्शन फास्ट है, अरे हाँ है ना। फास्ट है तो हमने माइल्ड किस्म का हमने एसिड लिया है, और ये रिएक्शन थोड़ी स्लो होती है तो हमने स्ट्रॉन्ग किस्म का यहाँ पर जो है एक रिएजेंट लिया है। क्या ये बात क्लियर हो रही है? तो आप इसके कंसंट्रेशन पर जो है ज्यादा मत जाओ, इसमें पता है कि भाई हाँ हुआ क्या है इसके अंदर। तो कुल मिला के इवन रिएक्शन जो होती है, इवन रिएक्शन का यहाँ पर इंटरमीडिएट जो होता है वो होता है कैटायन। क्या होता है? ये सब बातें मैं लिखवाऊंगा, फिर समझा रहा हूँ कि कार्बोकैटायन होता है। कार्बोकैटायन जितना स्टेबल होगा तो रिएक्शन खटाक से होगी, जितना कैटायन अनस्टेबल होगा तो रिएक्शन उतनी ही स्लो होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है कैटायन की स्टेबिलिटी पर। क्या हमें कैटायन की स्टेबिलिटी देखना आता है? तो आराम से हम क्वेश्चन की रेट ऑफ रिएक्शन वाले क्वेश्चन भी आराम से हम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ आपको आ रहा होगा। इसको आप लोग लिखें एक बार। इसमें हमने बस ये देखा है कि कैसे क्वेश्चन को जल्दी से अप्रोच से करना है। एग्जाम्पल 5 के अंदर क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप अटेम्प्ट करें। नंबर 5 वाले एग्जाम्पल आप लोग करें। लास्ट वाले के अंदर रिएक्शन नहीं होगी, सोचना क्यों नहीं हो रही है।
हो चुका है। फर्स्ट का बनाना है प्रोडक्ट। सबसे पहले तो यहाँ पे OH हटेगा, बॉन्ड को तोड़ना है, प्रोटोनेशन करके इतना हो, यह बनेगा। फिर इसके अगल बगल पाइपन बनाना है। तो इधर तो पाइपन बनेगा नहीं, क्योंकि इधर जो है टकराएगा पाइपन। तो बनेगा जो मेन जो बनेगा अपना, ये बनेगा। ये सही प्रोडक्ट है। कॉन्जुगेशन भी है यहाँ पर, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, OH हटेगा, क्योंकि पानी बन जाएगा, पानी बन जाएगा तो निकल जाएगा वो, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपका आएगा आपका साथ। तो इसके अंदर यहाँ पर जो है, इसके अंदर ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये, ठीक। ये जो बनेगा उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे क्या होगा, अगेन इसके अगल बगल पाई बॉन्ड बनेगा, तो हमने कहा यहाँ पर बनेगा, बनेगा बेंजीन, ये बन जाएगा। लास्ट वाली रिएक्शन पॉसिबल क्यों नहीं है? देखो पहली बात तो ये जो बना कैटायन, ये कैटायन हाईली अनस्टेबल है। ये कैटायन जो है, ये अनस्टेबल कैटायन है, बेंजीन की बात नहीं कर रहे हैं। ये अनस्टेबल कैटायन क्यों है? क्योंकि sp2 कार्बन पर अगर कोई चार्ज पॉजिटिव आता है, या sp कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव आता है, वो हाईली अनस्टेबल होता है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पर आ रहा होता है। इसीलिए ये सब कार्बन मिलकर इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो गरीब इंसान और गरीब हो जाएगा। तो ये अनस्टेबल कैटायन है। दूसरा एक और वजह है कि ये जो लॉन पेयर हैं, वो रेजोनेंस में होंगे इसके लॉन पेयर। हमने कहा था गरीब इंसान नहीं सप्लाई करेगा यहाँ पे, तो ये लॉन पेयर जो है वो रेजोनेंस में है। क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है क्या? अरे हाँ है ना, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो ये लॉन पेयर पहले सप्लाई नहीं करेंगे, और सप्लाई कर भी लें तो ऐसा कैटायन बनेगा, वो अनस्टेबल होगा। पहली बात तो ऑक्सीजन के लॉन पेयर इस प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं अवेलेबल है? डीलोकलाइज हैं। अरे हाँ है ना, तो ये डीलोकलाइज है तो अवेलेबल नहीं है। फिर अगर जुड़ भी जाएगा तो बॉन्ड टूटेगा नहीं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर था। और हट भी गया तो ये अनस्टेबल कैटायन बनाएगा। इसीलिए ये अनस्टेबल कैटायन है, और ये लॉन पे डीलोकलाइज है, इसी वजह से ये रिएक्शन जो है नहीं होती है। और बाई चांस लेट्स से सपोज तुम बना भी लो, तुम क्या कंपाउंड बना पाओगे? अरे बताओ बना पाओगे क्या? तो इसी वजह से ये, क्योंकि एल्किन पॉसिबल ही नहीं, तुम कैसे बनाओगे आगे, तुम आगे तुम्हारा हाथ ही चल नहीं पाएगा, क्योंकि वहां पे तुम डबल बॉन्ड बना नहीं पाओगे। तो यहाँ पर आप कुछ पॉइंट लिख रहे हैं, क्वेश्चन अभी तक नहीं, क्वेश्चन शुरुआत करी हम लोगों ने, और उसमें 5-6 अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कुछ सीखने के बाद करते हैं। इवन रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट जो था वो मैंने लिखा है कैटायन है। क्या है? कैटायन। कैटायन जितना स्टेबल होगा, रिएक्शन उतनी फास्ट तरीके से आगे जाएगी। मैं आपको कुछ 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप अटेम्प्ट करें आप लोग। ऑर्डर में अरेंज करना है। तो कितने बॉन्ड बन जाएंगे ऑक्सीजन के अगर वो दे देगा तो? 4 बॉन्ड। क्या ऐसा पॉसिबल है?
फर्स्ट का आंसर क्या है? 3, 2, 1। कैसे देखा आपने? ओ एच को हटाकर लगाया प्लस चार्ज, ना इसको लगाया प्लस चार्ज, ओ एच को लगाया प्लस चार्ज, इंटरमीडिएट को लगा के देखा आपने, दिमाग में ओ एच को हटाया, लगाया प्लस चार्ज, ठीक। तो ये आपका कैटायन जो है, कैटायन की स्टोरी देखते हैं, रेजोनेंस, रेजोनेंस कहीं हो नहीं रहा है, फिर क्या देखेंगे हम लोग? हाइब्रिड कॉन्जुगेशन। क्या देखेंगे? हाइब्रिड कॉन्जुगेशन। यहाँ पे कितने अल्फा एच हैं? 4 हैं, 2 अल्फा एच हैं। यहाँ कितने अल्फा एच होंगे? 3 और है, यहाँ पे एक, 4 हो जाएगा। और यहाँ कितने होंगे? 3, 3 और 2, 8 हो जाएंगे। अल्फा एच काउंट करने नहीं आ रहे हैं क्या? हाइब्रिड कॉन्जुगेशन अगेन पढ़ना है एक बार और? नहीं पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है, एक्स्ट्रा क्लास लगानी है संडे को। नहीं, पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी क्या गारंटी कि जो है पहले नहीं पढ़ा उसके बाद अब पढ़ लोगे तुम लोग? बात तो ये गुड क्वेश्चन, यू आर गुड क्वेश्चन। इसके अंदर, हाँ, 3, 2, 1 और फोर्थ, फोर्थ में तो यहाँ पर रिएक्शन होगी ही नहीं। अरे हाँ है ना, इसमें रिएक्शन, इसमें अगर देखो आप कैटायन बनाओगे तो कैटायन का यहाँ पर 2 बार रेजोनेंस होगा, यहाँ पर 1 बार रेजोनेंस होगा, यहाँ तो रेजोनेंस नहीं होगा। तो पहले आएगा यहाँ कैटायन का रेजोनेंस, यहाँ हो रहा है, यहाँ पे आपको OH को हटाकर लगाना है प्लस चार्ज, क्योंकि इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट जो है कैटायन होता है। इस उम्मीद में कि आपको समझ में आया होगा। ना यहाँ पर लिखा है सेडजेफ एल्कीन, यहाँ पूरा लिखा है, पूरा ब्यौरा लिखा है कि सेडजेफ एल्कीन क्या होती है और हॉफमैन एल्कीन क्या होती है। बच्चों सेडजेफ का एक और नाम है जेडसेफ। तो ये जो नाम जो है दोनों जो है सिनोनिम्स हैं, दोनों के यूज किए जाते हैं। सेडजेफ एल्कीन का मतलब होता है मोर ब्रांच डबल बॉन्ड। मतलब आपको पेरेंट चिन का डबल, पेरेंट चिन की ब्रांच नहीं काउंट करनी, डबल बॉन्ड की ब्रांच करनी। तो डबल बॉन्ड है, उसको मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको ब्लॉक किया, इसकी 2 ब्रांच निकल रही है, दोनों कार्बन की ब्रांच निकल रही है। इसको मैंने अगेन यहाँ पे इसको जो है राउंड किया, तो कार्बन की इस डबल बॉन्ड से कार्बन की ब्रांच एक ही निकल रही है। तो इसीलिए हम बोलेंगे ये डबल बॉन्ड की एक ही ब्रांच है, इस डबल बॉन्ड की 2 ब्रांच है। क्या आपको दिख रहा है? इसीलिए इसका नाम है सैडजेफ एल्कीन और इसका नाम है आपका हॉफमैन एल्कीन। हाँ, मैक्सिमम केसेस के अंदर सैडजेफ एल्कीन जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट बनाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हॉफमैन भी मेजर बना देता है, वो क्या होता है मैं आपको लिखवाऊंगा वो। तो सभी इसको लिखें आप लोग, 2 ब्रांच डबल बॉन्ड, 1 ब्रांच। पॉइंट नंबर 3, हाँ, सभी लोग पॉइंट नंबर 3 लिखें, आज का लास्ट पॉइंट है ये। हाँ, सैडजेफ एल्कीन का मतलब क्या है? इसकी ऐसा एल्कीन जिसकी ज्यादा ब्रांच हो, उसको बोलते हैं हम लोग सैडजेफ एल्कीन। कंपैरिजन के लिए लिया गया शब्द है ये। हमेशा हम लोग कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है डबल बॉन्ड है सेम बन रहे हो, उस कंडीशन के अंदर फिर हम लोग बात नहीं कर पाएंगे। ना पॉइंट नंबर 3 लिखें, बीटा हाइड्रोक्सी, लिखें बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड ऑलवेज डिहाइड्रेट, ऑलवेज डिहाइड्रेट वेरी फास्ट, always dehydrate very fast due to presence of
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ conjugation due to presence of conjugation in product. इधर ये OH दिया गया है, लालच दे रखा है, क्या करेंगे बताओ? क्या OH को हटाकर लगा दें प्लस चार्ज? इधर देखो सभी लोग, यहाँ पर मैंने क्या क्या लगाया प्लस चार्ज और ये लगा दिया है ये। क्या आपको ये करना आ रहा है? मुश्किल है क्या ये? नहीं है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन में है, OH को निकालना है? तो पहली बात तो OH दे रखा होगा, ऊपर लालच भी जो है चमचम कर रहा होगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, तो हटाया हमने इसको। अब ये प्लस चार्ज जो है, इस प्लस चार्ज के लास्ट वाली लाइन क्या थी? प्लस चार्ज के अगल बगल पाई बॉन्ड बनाना है। अरे हाँ है ना? बोलो क्या लाइन है ये? प्लस चार्ज के अगल बगल पाई बॉन्ड बनाना है। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? तो बच्चों यहाँ पर जो है एक पाई बॉन्ड तो ये बन सकता है ना, एक पाई बॉन्ड जो आपका ये बनेगा, इसके अंदर ये वाला पाई बॉन्ड बनेगा। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? बताओ कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा? क्या ये मेजर होगा? क्यों मेजर होगा? क्योंकि इसमें क्या कॉन्जुगेशन हो रहा है? कॉन्जुगेशन हो रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड और ये दोनों CO बॉन्ड और डबल बॉन्ड में कॉन्जुगेशन हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, क्या यहाँ पे आप सेडजेव और हॉफमैन को अलग अलग कर सकते हो? इस डबल बॉन्ड के कितने ब्रांच हैं? दो। इसके कितने ब्रांच है? दो। तो इसलिए मैंने कहा कि सेडजेव और हॉफमैन में कई बार हो सकता है कि आपको देखने को ना मिले, इसका स्टेबिलिटी से कोई लिंक नहीं है। हाँ ये अलग बात है, कई बार ये मेजर हो जाता है सेडजेव, लेकिन आपको यहाँ पर ये देखना है कि डबल बॉन्ड की देखनी है स्टेबिलिटी। ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो रहा है, इसलिए ये स्टेबल है। अल्फा बीटा समझते हो? कैसे? फंक्शन के पास वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। ठीक। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ पेज नंबर सहित, इस उम्मीद में कि आप लोग क्वेश्चन करके लेके आए। गलत उम्मीद है ये। कह रहा हाँ, कह रहा है वो पीछे। तो फिर रहने देते हैं और क्या। यहाँ पर इवन रिएक्शन को पूरा नहीं पढ़ाया गया, जितने क्वेश्चन दे रहा हूँ उतने ही करें। बात ना करें, उस पर लिखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।